अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना। मेवाड़ क्षेत्र में टिमकी गांव में नीलू नामक का एक लड़का रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी करता था और 2 वक्त की रोटी कमाता था। साहब, कोई काम हो तो बताओ, कर देंगे। कौन सा काम कर लेते हो? कोई भी काम साहब, सफाई से लेकर मिस्त्री के। ठीक है, मेरा बगीचा साफ कर दो, 50 रुपये दूंगा। ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। इस तरह नीलू रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने खाने और जीने का इंतजाम करता था। कभी कोई अच्छा घर मिल जाए और दयालु लोग मिल जाए तो उसे पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाया करते थे। एक दिन नीलू को एक खंडहर साफ करने के लिए एक बिल्डर ने बुलाया। ये पूरा खंडहर साफ करना है, कितना पैसा लगेगा? जो दे दोगे साहब ले लूंगा। काम बड़ा है, आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, तुम इस खंडहर को साफ कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा और साथ ही इसके सारे कबाड़ भी तुम ले जाना। मुझे ये खंडहर पूरा खाली चाहिए। ठीक है साहब, कबाड़ को मैं बेच सकता हूँ। अरे जो लगे करना, मुझे खंडहर खाली चाहिए। ठीक है साहब। खंडहर काफी पुराना था। हर जगह पत्ते बिखरे थे और जाले लगे हुए थे। नीलू उसे साफ करने लग गया। तभी उसे उसी खंडहर में एक ठेले पर उगा हुआ पौधा नजर आया। हे भगवान, ये तो अचंभा है। लकड़ी के ठेले पर ये पौधा कैसे उग गया? वो सोचते सोचते काम फिर से चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ठेले और पौधे की तरफ देखा तो वहां कुछ बिखरा पड़ा था। अरे ये तो जादू है। ये पौधे के आसपास काजू कहाँ से बिखरे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं थे। चख कर देखता हूँ। नीलू ने काजू के 2 दाने उठाकर खा लिए और फिर से काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद नीलू ने फिर देखा कि उसने जैसे ही काजू उठाया था, उस पौधे से फिर से खूब सारे काजू बरसकर ठेले पर बिखर गए थे। ये तो चमत्कार है। जैसे ही मैं काजू उठा रहा, दुगना काजू बरसता जा रहा। काजू खाने के बाद नीलू में दोगुनी ताकत का एहसास हुआ और वो आधे वक्त में ही सारा खंडहर साफ कर दिया। पर उसके दिमाग में ठेले पर उगा वो काजू वाला पौधा ही घूम रहा था। बिल्डर से यही ठेला मांग लूंगा। वैसे भी कबाड़ ही तो है। इसी काजू से काजू शेक बनाकर दुकान लगाऊंगा इस ठेले पर। तभी बिल्डर आ गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। ये लो अपने पैसे। साहब, ये कबाड़ ठेला में ले लूं? मैंने पहले ही कहा था ना, कबाड़ तुम ले जाओ। नीलू पौधा सहित उस कबाड़ ठेले को अपने साथ ले आया और काजू शेक का ठेला लगाने की तैयारी करने लग गया। नीलू का ठेला काजू से भर गया था। अब वो उस पौधे को ले जाकर एक गमले में लगा दिया। गमले में लगते ही काजू और रफ्तार से बरसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी माया है। आशीर्वाद देना। मैं इस काजू का शेक बनाकर धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। बिल्डर के दिए पैसे से बाकी का सामान लाकर नीलू ने काजू शेक का धंधा चालू कर दिया। नीलू के ठेले पर एक टेम्पो चलाने वाला काजू शेक पीने के लिए रुका। अरे भैया, एक गिलास काजू शेक पिलाना। अभी लीजिए ताजा काजू शेक। अरे वाह, इसे पीकर तो काफी ताजगी महसूस हो रही है। जी, क्योंकि ये ताजे काजू का बना शेक है। काजू शेक पीने के बाद टेम्पो वाला चला गया अपने काम पर। ग्राहक आते रहे और नीलू का धंधा पूरे दिन चलता रहा। अगले दिन वो टेम्पो वाला फिर से आया ठेला पर। भैया, कल क्या गजब का काजू शेक पिलाकर मुझे भेजे थे। पूरे दिन डबल काम किया, फिर भी थकान नहीं हुई। फिर मैंने रात का काम भी उठा लिया, उसको भी करने के बावजूद अभी तक मुझे थकान नहीं लग रही है। बस साहब, ये काजू शेक का जादू है। वाकई में तुम्हारे काजू शेक में जादू है।
पूरे दिन धंधा चलाने के बाद जब वापस नीलू अपने घर आया तो उसने देखा पूरा गमला समेत आसपास की जमीन काजू से भरा था। नीलू ने इस जादुई पौधे का राज जानना चाहा और निकल पड़ा उस खंडर की तरफ। खंडर के रास्ते में नीलू को एक भिखारी ने आवाज लगाई। चिथड़े ओढ़ कर खड़ा इंसान जिसके साथ कोई बात करना पसंद न करे। ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? नीलू ने भी स्वाभाविकता की तरह उसकी बातों को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। काजू का पौधा वहाँ मैंने ही लगाया था। नीलू वो बात सुनकर ठहर गया। कौन से काजू के पौधे की बात कर रहे हैं? वही जो तुम लेकर गए हो। नीलू दंग रह गया। उसकी उत्सुकता बढ़ी। क्या कहानी है उस काजू की पौधे की? वो ताजगी का काजू है। उसे जो भी खाता है उसे कभी थकान नहीं लगती। हाँ, मुझे भी ये बात टेम्पो वाले ने बताई कि मेरा काजू शेक पीने के बाद से वो थका ही नहीं। हाँ बेटा, लेकिन वो पौधा बहुत खतरनाक है। वो कैसे? जिस ठेले पर वो रखा था उसको पहले मैं ही चलाया करता था। वो पूरा खंडर मेरा ही बनाया हुआ था। क्या? फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? मैंने उस पौधे के राजा को दुनिया के सामने ले आया। उसे ठेले पर रखकर सबको दिखाने लग गया। उससे क्या हुआ? वो जादुई काजू का पौधा था जो प्राचीन त्रेता युग से भविष्य में विचरण करने आया था। एक देवर्षि ने मुझे दिया था। मैं एक अजूबे की तरह उस पौधे को पेश करने लगा और ठेले पर दिखाकर उस काजू से पैसे बनाने लगा। उसी काजू के पैसे से मैंने वो खंडर बनाया। लेकिन अति का अंत जरूर होता है। कैसा अंत? आपकी ऐसी हालत कैसे भिखारी जैसी हो गई? लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं जादुई काजू का राज सबको बता दिया। लोगों में बात फैलते ही जा रही थी। काजू का असर उल्टा हो गया। वो जहर बन गया। फिर क्या हुआ? लोगों का इलाज करते करते मैं भिखारी बन गया। मेरा बंगला बिककर एक खंडर बन गया। शायद नियति को यही मंजूर था, इसीलिए वो पौधा ठेले सहित वहीं छोड़कर प्रायश्चित करने लगा और आज एक भिखारी बन चुका हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, इस जादुई काजू का राज लोगों तक मत पहुंचा देना। इसके पौधे का खास ख्याल रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। कभी जरूरत होगी तो जरूर आऊंगा। फिलहाल मुझे ऐसे ही जीने दो। और फिर नीलू भिखारी की बातों का ध्यान रखते हुए जादुई काजू शेक का राज किसी को नहीं पता चलने दिया। भिखारी उस दिन के बाद वापस कभी भी नजर नहीं आया। उसके बाद वो जादुई काजू शेक पूरे नगर के लिए चर्चे का केंद्र बन गया। नीलू पूरे नगर में काजू शेक का एक संपन्न व्यापारी बन गया। शिवपुर गांव में सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सौरभ का ब्लूबेरी का व्यापार था। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने बगीचा के ब्लूबेरी बेचा करता था। वो अपने बगीचे की खूब देखभाल करता था, लेकिन फिर भी उसके ब्लूबेरी कभी आधे पके होते तो कभी खराब हो जाते। वो आज भी रोज की तरह अपने बगीचे के ब्लूबेरी की टोकरी लेकर बाजार में बेचने आता है। साहब, ये मेरे बगीचे के रसीले ब्लूबेरी हैं। अगर आप चाहें तो ये ब्लूबेरी मुझसे खरीद सकते हैं। अरे ये ब्लूबेरी तो बिल्कुल खराब हो गया है। इन्हें मैं तो क्या, कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। साहब, आप एक बार ब्लूबेरी खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे भाई, इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। ये सड़े गले ब्लूबेरी मैं तो नहीं खरीदूंगा। अगर मैं तुमसे खरीद भी लिया तो इन्हें तुमसे खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? सौरभ व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपनी ब्लूबेरी की टोकरी लेकर घर चला जाता है। जब भी सौरभ बाजार में ब्लूबेरी बेचने जाता, लोग उसे ब्लूबेरी खरीदना तो दूर, उससे और खरी खोटी सुनाकर बेइज्जत करते थे। ये सब देखकर और सुनकर वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिनसे कर्ज लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जा रहे थे। उन्हीं में से एक था कैलाश,
जो कि एक ब्लूबेरी के बगीचे का मालिक था। उसके बगीचे के ब्लूबेरी शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों में बिक जाते थे। कैलाश बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन सौरभ के घर आकर कहने लगा, अरे सौरभ, सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो भाई, इससे तुम्हें कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा खाना पीना भी चलता रहेगा। मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी, मुझे आपकी मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर आपके पास नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। सौरभ की बातें सुनकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है। भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तेरा ये घर और बगीचा दोनों छीन लूंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कैलाश सौरभ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। कैलाश की सारी बातें सुनकर सौरभ उदास होकर जमीन पर ही बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैं इस कैलाश का कर्जा नहीं चुका पाया तो वो हमारा घर और बगीचे हमेशा के लिए छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब कोई कर्जा भी नहीं देगा। माँ सौरभ की उदासी भरी बातें सुनकर कहती है, बेटे, ऐसे निराश होने से कैसे चलेगा? उस कैलाश का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा और तो और उसे सबक भी सिखाना पड़ेगा। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते? शायद कुछ बात बन जाए। माँ की बातें सुनकर सौरभ को नई उम्मीद मिलती है। सौरभ अगले ही दिन शहर चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी जान पहचान ना होने के कारण उसे कोई भी कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है। सौरभ निराश होकर घर लौटने के लिए घर के रास्ते निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद सौरभ को रास्ते में साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। सौरभ उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। फिर सौरभ पास ही के तालाब से पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है और तभी साधु बाबा को होश आ जाता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बेटा, तुमने इस बाबा की मदद की है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करना चाहता हूँ। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो सौरभ को देकर कहते हैं, बेटा, ये बीज अपने घर लेकर जाओ। इस बीज को बगीचे में लगाते समय जिस भी फल का नाम लोगे उस फल का ही पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम्हारा कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ बीज लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। घर जाते ही अगले दिन सौरभ उस बीज को अपने बगीचे में लगा देता है और लगते समय ब्लूबेरी के पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। अरे, ये पौधा तो मैंने परसों ही लगाया था और इतनी जल्दी बड़ा हो गया। लगता है ये कोई चमत्कारी पौधा है। सौरभ उस पौधे को बहुत देर तक देखता रहता है, फिर घर के अंदर चला जाता है। 8वें ही दिन पौधा बड़े से पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ पर सोने के ब्लूबेरी लगे थे। सोने के ब्लूबेरी देखकर सौरभ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो, मुझ पर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सौरभ पेड़ से 5 सोने की ब्लूबेरी तोड़ता है और वो 5 ब्लूबेरी जाकर बेच देता है। ब्लूबेरी बेचकर उसको जितना भी पैसा मिलता है उससे वो अपना पूरा कर्जा चुका देता है। अब वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से मकान में रहने लगा। साथ ही उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। सौरभ की तरक्की को देख कैलाश मन ही मन जलने लगा। इस सौरभ के बच्चे को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि रातों रात अमीर हो गया। मुझे कल ही उसके बगीचे में जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन कैलाश सौरभ के बगीचे में जाता है। वहाँ पर सोने के ब्लूबेरी का पेड़ देखकर वो चौंक जाता है। अच्छा, ये है सौरभ की अमीर बनने का राज। मैं अभी ये पेड़ काट कर इसके सारे सोने के ब्लूबेरी चुरा कर अपने घर लेकर चला जाऊंगा। फिर मैं सौरभ से भी बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर कैलाश पेड़ के पास जाता है कि तभी एक गड्ढे में गिर जाता है।
उसके गड्ढे में गिरते ही जोर से आवाज होती है तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। आवाज सुनकर सौरभ भी वहां आ पहुंचता है। सेठ जी, आप, मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप मेरे सोने के ब्लूबेरी के पेड़ को देखने के लिए कैसे नहीं आए। इसीलिए मैंने पहले ही एक गड्ढा खोद के रखा था जिससे सारे सोने के ब्लूबेरी कोई चुरा ना सके। सौरभ की ये बातें सुनकर कैलाश सिर पर हाथ मार लेता है और सौरभ से बड़े प्यार से कहता है, अरे सौरभ बेटा, मैं तो सिर्फ देखने आया था, चुराने के लिए नहीं। चलो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। आपको तो यहाँ से अब पुलिस ही बाहर निकालेगा। आपने मेरे जैसे कितने गरीबों को ठगा है, आज उस सब का हिसाब होगा। अरे सौरभ, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे बेटा? वो क्या है ना सेठ जी, आपको अगर आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप हमेशा गरीबों को लूटते ही रहेंगे और उनका नुकसान करते रहेंगे। ऐसा कहकर सौरभ पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है। पुलिस के आते ही कैलाश की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस कैलाश को चोरी के इल्जाम में पुलिस थाने लेकर चले जाते हैं। कैलाश को पुलिस थाने जाते देख गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने कई सारे गरीब लोगों को लूटा था। धीरे धीरे सौरभ बहुत अमीर बन जाता है। अब हमेशा ही सौरभ गरीबों में जरूरत की चीजें बांटता रहता। नौजवान लड़कों को कर्जा भी देता ताकि वो तरक्की कर सके। अब सौरभ और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। जादुई सोने के ब्लूबेरी के पेड़ ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। मदनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब बर्तन बेचने वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक 10 साल की बेटी मुन्नी थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनको एकमात्र समय का ही खाना नसीब नहीं होता था। दिन भर बर्तन बेचकर जो पैसे महेश कमाता था उसी से रात का खाना लेकर आता था। मैं जा रहा हूँ सविता। जा रहा हूँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बड़े दफ्तर जा रहे हो। अरे तुम ऐसा चिढ़ क्यों रही हो? बरसात में घर की छत टपकती है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और दिन भर में एक समय का खाना नसीब होता है और पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रही हूँ। तभी मुन्नी आकर कहती है, पिताजी, आज मेरे लिए एक टॉफी लेते आना। हाँ बेटा, जरूर। क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई टॉफी वॉफी नहीं लाने वाले। ये तो खाना ले आए वही बड़ी बात मानो। महेश से और ताने नहीं सुने जाते और वो अपना बर्तन का झोला उठाकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लक्ष्मी माता का एक मंदिर दिखता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त था तो वो वहां रुककर कहता है, हे माँ, ये क्या जीवन है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो चुकी है और मेरी बच्ची को बस मैं झूठी आस देता आ रहा हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति का मुझे कुछ तो फल दे दो माँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और दिन भर बर्तन बेचकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर सविता कहती है, आ गए, आओ आओ, लाओ खाना दो। और हाँ, कल जब बर्तन बेचने जाओगे तो एक बर्तन छोड़ जाना। परसों धनतेरस है, कोई ना कोई बर्तन खरीदना जरूरी होता है। अब तुम नया बर्तन तो खरीद नहीं सकते, अब ये जो बेचने के लिए लाए हो इन्हीं में से एक छोड़ जाना। अच्छा, और अगर छोड़ जाऊंगा तो बेचूंगा क्या? अरे हमारे लिए खाना कैसे लाऊंगा? एक बर्तन में कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या पता वही बर्तन बिकने वाला हो और मैं वही छोड़ जाऊं। महेश कोई बर्तन छोड़कर नहीं जाता और अगले दिन भी सारे बर्तन बेचकर खाना लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सड़क किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखते हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी कुछ मदद कर दूं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर महेश को दया आ जाती है और वो अपने हिस्से का खाना उन साधु महाराज को दे देते हैं। वो खाना खाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है बाबा। महेश उन्हें अपनी सारी गाथा सुनाता है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर इस गिलास को मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो।
आज के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। महेश उस गिलास को देखता है। वो देखने में गंदा सा पीतल का ग्लास लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि वो बिना खाना लिए आया है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, सारे बर्तन भी बेचाए और खाना भी किसी को खिलाए। अब ऐसा करो, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी मुन्नी महेश के हाथ से वो गिलास लेते हुए कहती है, अरे माँ देखो, पिताजी एक गिलास लाए हैं। मैं खाने का कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। ये बोलकर महेश खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। इधर सविता मुंह फुलाकर बैठ जाती है और मुन्नी उस गिलास से खेलने लगती है। अरे वाह माँ, माँ देखो जरा, कितना मजेदार खेल है। अब क्या हो गया मुन्नी, क्या दिखा रही हो? सविता मुन्नी की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उस गिलास में मुन्नी थोड़ी सी मिट्टी डाल रही है और गिलास को टेढ़ा करके मिट्टी नीचे गिरा रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मिट्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है, गिरती ही जा रही है। अब सविता मुन्नी के हाथ से गिलास लेती है और उस गिलास में चावल के 2 दाने डालती है और एक प्लेट में उस गिलास को टेढ़े करके चावल नीचे गिराने लगती है। ये क्या हो रहा है? इतने चावल कहाँ से आए इस गिलास में? अब सविता थोड़े से गेहूं लाती है और इस गिलास में डाल देती है और गिलास को टेढ़ा करती है। गिलास से गेहूं निकलते ही जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, सविता, ये चावल और गेहूं तुम किसके यहाँ से मांग कर लाई हो? अरे चुप करो जी, पहले ये देखो, आप ये जो सोने का गिलास लाए हो, इससे क्या हो रहा है? सोने का गिलास? सविता महेश को पूरी बात बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि ये पीतल का नहीं बल्कि एक जादुई सोने का गिलास है। अब महेश एक बोरी में गिलास की मदद से गेहूं भर लेता है और गेहूं बाजार में बेचकर उसे धनतेरस और खाने का सामान खरीद लाता है और खुशी से घर लौटता है। सविता, ये लो, धनतेरस का सामान। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस बार की धनतेरस सबसे अच्छी मनेगी। चलो घर को सजाते हैं, कल धनतेरस है। अगले दिन सुबह उठकर महेश और सविता धनतेरस की तैयारियां में लग जाते हैं और अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करके धनतेरस मनाते हैं और खुश होते हैं। उनकी खुशी उनके पड़ोसी अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो सोचता है, ये महेश का बच्चा बड़ा खुश हो रहा है इस बार, है? पिछले धनतेरस पर तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। लगता है इसने कहीं चोरी चकारी की है, तभी इतनी खुशी से घूम रहा है। इसे तो मैं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से निकलता है और महेश की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और महेश और सविता की सारी बातें चुपके चुपके सुनता है। फिर समझ जाता है कि इनके पास जादुई सोने का गिलास है और वो उस जादुई गिलास को चुराकर अपने घर ले आता है। अब मैं बनूंगा मालदार। ये महेश तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो गिलास में दूध डालता है और उसे टेढ़ा कर देता है, पर गिलास से दूध की जगह बहुत से कीड़े मकोड़े निकलकर अर्जुन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। ये देखकर अर्जुन बाहर की तरफ भागता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! महेश अर्जुन का चिल्लाना सुनता है और घर से बाहर आता है। महेश देखता है कि अर्जुन जमीन पर लौट रहा है और उसके ऊपर बहुत से कीड़े हैं जो उसे काट रहे हैं। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ऊपर इतने कोड़े कहाँ से आए? अर्जुन महेश को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसका जादुई गिलास चोरी किया और उस गिलास से ही ये सारे कीड़े मकोड़े निकले और उसके ऊपर चढ़ गए। महेश समझ जाता है कि उसने लालच किया और अर्जुन को उसी की सजा मिली है। अर्जुन, खड़े होकर गिलास से माफी मांगो। तुमको तुम्हारे लालच की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। महेश भी अर्जुन को माफ कर देता है और सब अपने घर चले जाते हैं। अब उस जादुई सोने के गिलास की मदद से महेश अपने काम को और बढ़ाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर
बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकालना आइए ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो? अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन ले, ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चल, चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि 2 लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सुरभि की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो।
ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरीलाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरीलाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरीलाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरीलाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। एक गांव में साइमन और सीना नाम के पति पत्नी अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था। आना साइमन की पहली बीवी से पैदा हुई थी। आना की सौतेली माँ हमेशा आना को कष्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी। एक सुबह बड़ी ठंड पड़ रही थी। आना, ओ आना, सोए हो अभी तक? जल्दी से उठो, जाओ चाय बनाकर मुझे खाट के पास लाकर दे दो। माँ, बहुत ठंड है माँ, अभी उठ रही हूँ। तुरंत उठ जाओ, नहीं तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। आना किसी तरह ठिठुरते हुए उठी और चाय बनाने लगी। अब झाड़ू पोछा करके कपड़े भी धो ले। खाना अच्छा बनाना, नहीं तो सर पर ही मारूंगी। आना को अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। जब ठंडी कम हुई तब मच्छरों का आतंक शुरू हो गया। घर में 4 मच्छरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्छरदानी ही आना के हिस्से में आई। रात को मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई। ओ महारानी, कितना सोएगी? चल उठ जल्दी से, सारा काम पड़ा है। माँ, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसीलिए सवेरे नींद नहीं खुली। बहाना मत बना, चल चुपचाप काम पर लग जा। सीना, क्यों डांट रही हो बेटी को? तुम बीच में मत बोलो। ये काम धाम नहीं करेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने सास से करवाएगी? ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है। देखो कितनी मोटी हो गई है। काम करने से शरीर फिट रहता है। अब आना को ही देख लो, कितनी चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रहते हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं। आना घर का सारा काम काज करने के बाद मच्छरदानी लेकर उसे सीने लगा। आना बेटी, तुम मेरी मच्छरदानी ले लो और ये मुझे दे दो। मेरी मच्छरदानी में तुम्हें रात भर अच्छी नींद आएगी। देखो, मच्छरों ने तुम्हें कितनी बुरी तरह से काटा है। जगह जगह निशान बन गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपनी मच्छरदानी को सीकर सही कर लूंगी। अब मुझे मच्छर नहीं काटेंगे। माँ ने आना को बगीचे से फूल लाने के लिए भेज दिया। उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया। आना ने एक नजर उठाकर सुंदर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई। वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली। रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए। सोफिया ने देखा कि आना बड़े चैन की नींद सो रही है। वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डालकर छेद करने लगी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आई। उसने मच्छरदानी को कई जगह से काट दिया और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसे जगह जगह काट लिया। उसकी नींद हराम हो गई।
दूसरे दिन आना के पापा, मम्मी और सोफिया एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आना घर में अकेली थी। वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आंसू बहा रही थी। अचानक एक रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। बालिके, तुम क्यों रो रही हो? मेरी मच्छरदानी फट गई है। रात भर मच्छरों ने काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। और सवेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हाल भी इसी फटी हुई मच्छरदानी की तरह है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत नेक दिल हो। अब तुम्हारे कष्ट के दिन पूरे हो गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक नई मच्छरदानी दे रही हूँ। लो, मेरी छोटी बहन सोफिया इसे भी फाड़ डालेगी। मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे। बेटा, ये कोई साधारण मच्छरदानी नहीं है। ये एक चमत्कारी जादुई मच्छरदानी है। ये आजीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम जो उचित वस्तु या धन चाहोगी, ये मच्छरदानी तुम्हें दे देगी। इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से आना को सुंदर वस्त्रों, आभूषणों से सज्जित कर दिया। वो एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमारी की तरह लग रही थी। परी माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई। रात हो गई। आना बड़े आराम से नई मच्छरदानी के अंदर सो गई। उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी माँ दोनों उसके खाट के पास आ गए। माँ, ये इतनी बदल कैसे गई? इतनी अच्छी मच्छरदानी इसे कहाँ से मिल गई? बड़े मजे से सो रही है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। चाचा, जल्दी जाकर चाकू लेकर आओ। जल्दी जाओ। सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छरदानी की तरफ बढ़ी। और ये क्या, मच्छरदानी से तेज किरणें निकली और दोनों माँ बेटी धराशायी हो गई। अरे मर गई रे। अरे बचाओ रे, कमर टूट गई रे, उठा नहीं जाता। अरे मच्छर भी काट रही है। माँ, मेरी भी कमर टूट गई है। मुझे बचाओ। अरे ये सारे मच्छर मुझे ही खाए जा रहे हैं। अरे ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी आंखें खोल कर देख लो, एक ना एक दिन पाप का फल जरूर मिलता है। आना से माफी मांगो। आना बेटे, मुझे माफ कर दो। दीदी, मुझे माफ कर दो। आना ने दोनों माँ बेटी को उठा लिया। उनके राज्य के राजकुमार ने आना के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा और राजकुमार और आना का सुंदर ढंग से विवाह प्रसन्न हुआ। आना राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलूं, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए। अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं? राशन पानी
घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2,000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर मैं गहनों को तरसती रही, सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है, कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था, मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे शादी के काम में मैं भूल ही गई, कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी, फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीन बंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियां, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई, वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबके चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है।
हाँ बापू, तुम चिंता मत करो, जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो! राघव एक चाकू लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था। सरिता नाम की एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बहुत गरीब थी और उसके पास खाने के लिए भी 2 वक्त का भोजन सही से नहीं था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बेटी की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसके नाती नातिन शहर में रहते थे। कुछ बचा है या नहीं, देखती हूँ। सरिता देखती है, थोड़ा सा आटा बचा है। सरिता उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब सरिता रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे कौवे की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसको तो बहुत गहरा चोट लग गया है, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। सरिता उस कौवे को अपने साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये भूखा भी है। सरिता ने जो अपने लिए 2 रोटी बनाए थे उसमें से वो एक रोटी उसको दे देती है और वो कौवा रोटी तो खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। सरिता वापस से उसको अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को सरिता को आवाज लगाता है और सरिता उसको अपने में से एक रोटी खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा सरिता से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल पाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा सरिता को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है।
उस बाढ़ में सरिता की झोपड़ी भी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? 4 दिनों तक वो कौवा सरिता के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से सरिता भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा सरिता के पास आता है। जब वो आता है तो देखता है सरिता की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया है ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं है। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूँगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे नाती नातिन को यहाँ लेकर आओ, जो कि शहर में रहते हैं। मैं उन्हें एक आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वे कहाँ हैं। सरिता के नाती नातिन जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहाँ चला जाता है और सरिता के नाती नातिन से कहता है, तुम्हारी नानी की हालत बहुत खराब है। वो अपनी आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और अब वो अपनी अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर नाती नातिन कौवे के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा दोनों को अपने ऊपर बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं, तब तक सरिता की मृत्यु हो चुकी थी। ये देख सभी बहुत दुखी होते हैं और सरिता के नाती नातिन सरिता की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं सरिता का आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सोचकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को एक आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। ये सुन नाती नातिन दोनों को बहुत बुरा लगता है। हम लोगों ने कभी अपने नानी से मिलने की कोशिश नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में भी हमें ही याद कर रही थी। कौवा, तुम तो जादुई कौवा हो। तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी नानी को गले से लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर सरिता के लिए मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे जाकर अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दिया था। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताइए। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा। आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है, अगर एक क्षण भी देरी हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे सरिता के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान दे देता है। जैसे ही कौवा मरता है, सरिता जिंदा हो जाती है। सरिता उठती है तो सामने अपने नाती नातिन को देख बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ नानी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कोई वक्त बिताए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। सरिता उन्हें जी भर के प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आ पाई? मैं तो मर गई थी। अरे हम तो भूल ही गए, वो कौवा जो हमें आपके पास लाया, उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके। तब तो बच्चों, अब मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे सरिता जाने लगती है, उसके दोनों नाती नातिन उसे पकड़कर रोने लगते हैं और सरिता उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दोनों उदास मत हो।
तुम लोगों से मैं आखिरी बार इतने अच्छे से मिल सकी, यही मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, अब मुझे जाना होगा। सरिता कौवे के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि सरिता से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यही रुको, मुझे पता लगाना होगा कि कौवे ने कहां से ये शक्तियां लाई थी और इसकी जान वापस लानी होगी। नानी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। सरिता वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों कौवे को बुला रही हो? सरिता बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था, इसमें बहुत खतरा है, जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने नाती नातिन को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है, तुम्हें अगले 5 जन्मों तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने नाती नातिन के साथ जाकर उस कौवे को उस काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, ये त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है, फिर वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सरिता ने बड़ी हिम्मत करके अपने नाती नातिन को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उसे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही सरिता कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा वापस धरती पर आ जाता है। कौवा उस राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी सरिता के नाती नातिन को उनके घर छोड़ाता है। सरिता ये सब देख बहुत खुश होती है और वो जादुई कौवा अब सरिता के नाती नातिन को अपने जादू से मदद किया करता था। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलो, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए, अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है।
रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी। फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीनबंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियां, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई। वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबकी चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं। बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की,
अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो! राघव एक चाकू लेकर आया पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था। मेवाड़ क्षेत्र में टिमकी गांव में नीलू नामक का एक लड़का रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी करता था और 2 वक्त की रोटी कमाता था। साहब, कोई काम हो तो बताओ, कर देंगे। कौन सा काम कर लेते हो? कोई भी काम साहब, सफाई से लेकर मिस्त्री के। ठीक है, मेरा बगीचा साफ कर दो, 50 रुपए दूंगा। ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। इस तरह नीलू रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने खाने और जीने का इंतजाम करता था। कभी कोई अच्छा घर मिल जाए और दयालु लोग मिल जाए तो उसे पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाया करते थे। एक दिन नीलू को एक खंडहर साफ करने के लिए एक बिल्डर ने बुलाया। ये पूरा खंडहर साफ करना है, कितना पैसा लगेगा? जो दे दोगे साहब ले लूंगा। काम बड़ा है, आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, तुम इस खंडहर को साफ कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा और साथ ही इसके सारे कबाड़ भी तुम ले जाना। मुझे ये खंडहर पूरा खाली चाहिए। ठीक है साहब, कबाड़ को मैं बेच सकता हूँ। अरे जो लगे करना, मुझे खंडहर खाली चाहिए। ठीक है साहब। खंडहर काफी पुराना था। हर जगह पत्ते बिखरे थे और जाले लगे हुए थे। नीलू उसे साफ करने लग गया। तभी उसे उसी खंडहर में एक ठेले पर उगा हुआ पौधा नजर आया। हे भगवान, ये तो अचंबा है। लकड़ी के ठेले पर ये पौधा कैसे उग गया? वो सोचते सोचते काम फिर से चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ठेले और पौधे की तरफ देखा तो वहां कुछ बिखरा पड़ा था। अरे ये तो जादू है। ये पौधे के आसपास काजू कहाँ से बिखरे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं थे। चख कर देखता हूँ। नीलू ने काजू के 2 दाने उठाकर खा लिए और फिर से काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद नीलू ने फिर देखा कि उसने जैसे ही काजू उठाया था, उस पौधे से फिर से खूब सारे काजू बरसकर ठेले पर बिखर गए थे। ये तो चमत्कार है। जैसे ही मैं काजू उठा रहा, दुगना काजू बरसता जा रहा। काजू खाने के बाद नीलू में 2 गुनी ताकत का एहसास हुआ और वो आधे वक्त में ही सारा खंडहर साफ कर दिया। पर उसके दिमाग में ठेले पर उगा वो काजू वाला पौधा ही घूम रहा था। बिल्डर से यही ठेला मांग लूंगा। वैसे भी कबाड़ ही तो है। इसी काजू से काजू शेक बनाकर दुकान लगाऊंगा इस ठेले पर। तभी बिल्डर आ गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। ये लो अपने पैसे। साहब, ये कबाड़ ठेला मैं ले लूं? मैंने पहले ही कहा था ना, कबाड़ तुम ले जाओ। नीलू पौधा सहित उस कबाड़ ठेले को अपने साथ ले आया और काजू शेक का ठेला लगाने की तैयारी करने लग गया।
नीलू का ठेला काजू से भर गया था। अब वो उस पौधे को ले जाकर एक गमले में लगा दिया। गमले में लगते ही काजू और रफ्तार से बरसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी माया है, आशीर्वाद देना। मैं इस काजू का शेक बनाकर धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। बिल्डर के दिए पैसे से बाकी का सामान लाकर नीलू ने काजू शेक का धंधा चालू कर दिया। नीलू के ठेले पर एक टेम्पो चलाने वाला काजू शेक पीने के लिए रुका। अरे भैया, एक गिलास काजू शेक पिलाना। अभी लीजिए ताजा काजू शेक। अरे वाह, इसे पीकर तो काफी ताजगी महसूस हो रही है। जी, क्योंकि ये ताजे काजू का बना शेक है। काजू शेक पीने के बाद टेम्पो वाला चला गया अपने काम पर। ग्राहक आते रहे और नीलू का धंधा पूरे दिन चलता रहा। अगले दिन वो टेम्पो वाला फिर से आया ठेला पर। भैया, कल क्या गजब का काजू शेक पिलाकर मुझे भेजे थे। पूरे दिन डबल काम किया, फिर भी थकान नहीं हुई। फिर मैंने रात का काम भी उठा लिया, उसको भी करने के बावजूद अभी तक मुझे थकान नहीं लग रही है। बस साहब, ये काजू शेक का जादू है। वाकई में तुम्हारे काजू शेक में जादू है। पूरे दिन धंधा चलाने के बाद जब वापस नीलू अपने घर आया तो उसने देखा पूरा गमला समेत आसपास की जमीन काजू से भरा था। नीलू ने इस जादुई पौधे का राज जानना चाहा और निकल पड़ा उस खंडर की तरफ। खंडर के रास्ते में नीलू को एक भिखारी ने आवाज लगाई। चिथड़े ओढ़ कर खड़ा इंसान जिसके साथ कोई बात करना पसंद न करे। ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? नीलू ने भी स्वाभाविकता की तरह उसकी बातों को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। काजू का पौधा वहाँ मैंने ही लगाया था। नीलू वो बात सुनकर ठहर गया। कौन से काजू के पौधे की बात कर रहे हैं? वही जो तुम लेकर गए हो। नीलू दंग रह गया। उसकी उत्सुकता बढ़ी। क्या कहानी है उस काजू की पौधे की? वो ताजगी का काजू है। उसे जो भी खाता है उसे कभी थकान नहीं लगती। हाँ, मुझे भी ये बात टेम्पो वाले ने बताई कि मेरा काजू शेक पीने के बाद से वो थका ही नहीं। हाँ बेटा, लेकिन वो पौधा बहुत खतरनाक है। वो कैसे? जिस ठेले पर वो रखा था उसको पहले मैं ही चलाया करता था। वो पूरा खंडर मेरा ही बनाया हुआ था। क्या? फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? मैंने उस पौधे के राजा को दुनिया के सामने ले आया। उसे ठेले पर रखकर सबको दिखाने लग गया। उससे क्या हुआ? वो जादुई काजू का पौधा था जो प्राचीन त्रेता युग से भविष्य में विचरण करने आया था। एक देवर्षि ने मुझे दिया था। मैं एक अजूबे की तरह उस पौधे को पेश करने लगा और ठेले पर दिखाकर उस काजू से पैसे बनाने लगा। उसी काजू के पैसे से मैंने वो खंडर बनाया। लेकिन अति का अंत जरूर होता है। कैसा अंत? आपकी ऐसी हालत कैसे भिखारी जैसी हो गई? लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं जादुई काजू का राज सबको बता दिया। लोगों में बात फैलते ही जा रही थी। काजू का असर उल्टा हो गया, वो जहर बन गया। फिर क्या हुआ? लोगों का इलाज करते करते मैं भिखारी बन गया। मेरा बंगला बिककर एक खंडर बन गया। शायद नियति को यही मंजूर था, इसीलिए वो पौधा ठेले सहित वहीं छोड़कर प्रायश्चित करने लगा और आज एक भिखारी बन चुका हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, इस जादुई काजू का राज लोगों तक मत पहुंचा देना। इसके पौधे का खास ख्याल रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। कभी ज़रूरत होगी तो ज़रूर आऊँगा। फिलहाल मुझे ऐसे ही जीने दो। और फिर नीलू भिखारी की बातों का ध्यान रखते हुए जादुई काजू शेक का राज किसी को नहीं पता चलने दिया। भिखारी उस दिन के बाद वापस कभी भी नजर नहीं आया। उसके बाद वो जादुई काजू शेक पूरे नगर के लिए चर्चे का केंद्र बन गया। नीलू पूरे नगर में काजू शेक का एक संपन्न व्यापारी बन गया। शिवपुर गांव में सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सौरभ का ब्लूबेरी का व्यापार था। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने बगीचा के ब्लूबेरी बेचा करता था।
वो अपने बगीचे की खूब देखभाल करता था, लेकिन फिर भी उसके ब्लूबेरी कभी आधे पके होते तो कभी खराब हो जाते। वो आज भी रोज की तरह अपने बगीचे के ब्लूबेरी की टोकरी लेकर बाजार में बेचने आता है। साहब, ये मेरे बगीचे के रसीले ब्लूबेरी हैं। अगर आप चाहें तो ये ब्लूबेरी मुझसे खरीद सकते हैं। अरे ये ब्लूबेरी तो बिल्कुल खराब हो गया है, इन्हें मैं तो क्या कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। साहब, आप एक बार ब्लूबेरी खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे भाई, इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। ये सड़े गले ब्लूबेरी मैं तो नहीं खरीदूंगा। अगर मैं तुमसे खरीद भी लिया तो इन्हें तुमसे खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? सौरभ व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपनी ब्लूबेरी की टोकरी लेकर घर चला जाता है। जब भी सौरभ बाजार में ब्लूबेरी बेचने जाता, लोग उसे ब्लूबेरी खरीदना तो दूर, उससे और खरी खोटी सुनाकर बेइज्जत करते थे। ये सब देखकर और सुनकर वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिनसे कर्ज लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जा रहे थे। उन्हीं में से एक था कैलाश, जो कि एक ब्लूबेरी के बगीचे का मालिक था। उसके बगीचे के ब्लूबेरी शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों में बिक जाते थे। कैलाश बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन सौरभ के घर आकर कहने लगा, अरे सौरभ, सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो भाई, इससे तुम्हें कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा खाना पीना भी चलता रहेगा। मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी, मुझे आपकी मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर आपके पास नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। सौरभ की बातें सुनकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है। भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तेरा ये घर और बगीचा दोनों छीन लूंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कैलाश सौरभ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। कैलाश की सारी बातें सुनकर सौरभ उदास होकर जमीन पर ही बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैं इस कैलाश का कर्जा नहीं चुका पाया तो वो हमारा घर और बगीचे हमेशा के लिए छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब कोई कर्जा भी नहीं देगा। माँ सौरभ की उदासी भरी बातें सुनकर कहती है, बेटे, ऐसे निराश होने से कैसे चलेगा? उस कैलाश का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा और तो और उसे सबक भी सिखाना पड़ेगा। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते? शायद कुछ बात बन जाए। माँ की बातें सुनकर सौरभ को नई उम्मीद मिलती है। सौरभ अगले ही दिन शहर चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी जान पहचान ना होने के कारण उसे कोई भी कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है। सौरभ निराश होकर घर लौटने के लिए घर के रास्ते निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद सौरभ को रास्ते में साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। सौरभ उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। फिर सौरभ पास ही के तालाब से पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है और तभी साधु बाबा को होश आ जाता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बेटा, तुमने इस बाबा की मदद की है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करना चाहता हूँ। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो सौरभ को देकर कहते हैं, बेटा, ये बीज अपने घर लेकर जाओ। इस बीज को बगीचे में लगाते समय जिस भी फल का नाम लोगे उस फल का ही पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम्हारा कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ बीज लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। घर जाते ही अगले दिन सौरभ उस बीज को अपने बगीचे में लगा देता है और लगते समय ब्लूबेरी के पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। अरे, ये पौधा तो मैंने परसों ही लगाया था और इतनी जल्दी बड़ा हो गया। लगता है ये कोई चमत्कारी पौधा है।
सौरभ उस पौधे को बहुत देर तक देखता रहता है, फिर घर के अंदर चला जाता है। 8वें ही दिन पौधा बड़े से पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ पर सोने के ब्लूबेरी लगे थे। सोने के ब्लूबेरी देखकर सौरभ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो, मुझ पर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सौरभ पेड़ से 5 सोने की ब्लूबेरी तोड़ता है और वो 5 ब्लूबेरी जाकर बेच देता है। ब्लूबेरी बेचकर उसको जितना भी पैसा मिलता है उससे वो अपना पूरा कर्जा चुका देता है। अब वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से मकान में रहने लगा। साथ ही उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। सौरभ की तरक्की को देख कैलाश मन ही मन जलने लगा। इस सौरभ के बच्चे को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि रातों रात अमीर हो गया। मुझे कल ही उसके बगीचे में जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन कैलाश सौरभ के बगीचे में जाता है। वहाँ पर सोने के ब्लूबेरी का पेड़ देखकर वो चौंक जाता है। अच्छा, ये है सौरभ की अमीर बनने का राज। मैं अभी ये पेड़ काट कर इसके सारे सोने के ब्लूबेरी चुरा कर अपने घर लेकर चला जाऊंगा। फिर मैं सौरभ से भी बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर कैलाश पेड़ के पास जाता है कि तभी एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके गड्ढे में गिरते ही जोर से आवाज होती है तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। आवाज सुनकर सौरभ भी वहां आ पहुंचता है। सेठ जी, आप, मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप मेरे सोने के ब्लूबेरी के पेड़ को देखने के लिए कैसे नहीं आए। इसीलिए मैंने पहले ही एक गड्ढा खोद के रखा था जिससे सारे सोने के ब्लूबेरी कोई चुरा ना सके। सौरभ की ये बातें सुनकर कैलाश सिर पर हाथ मार लेता है और सौरभ से बड़े प्यार से कहता है, अरे सौरभ बेटा, मैं तो सिर्फ देखने आया था, चुराने के लिए नहीं। चलो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। आपको तो यहाँ से अब पुलिस ही बाहर निकालेगा। आपने मेरे जैसे कितने गरीबों को ठगा है, आज उस सब का हिसाब होगा। अरे सौरभ, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे बेटा? वो क्या है ना सेठ जी, आपको अगर आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप हमेशा गरीबों को लूटते ही रहेंगे और उनका नुकसान करते रहेंगे। ऐसा कहकर सौरभ पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है। पुलिस के आते ही कैलाश की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस कैलाश को चोरी के इल्जाम में पुलिस थाने लेकर चले जाते हैं। कैलाश को पुलिस थाने जाते देख गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने कई सारे गरीब लोगों को लूटा था। धीरे धीरे सौरभ बहुत अमीर बन जाता है। अब हमेशा ही सौरभ गरीबों में जरूरत की चीजें बांटता रहता। नौजवान लड़कों को कर्जा भी देता ताकि वो तरक्की कर सके। अब सौरभ और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। जादुई सोने के ब्लूबेरी के पेड़ ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। मदनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब बर्तन बेचने वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक 10 साल की बेटी मुन्नी थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनको एकमात्र समय का ही खाना नसीब नहीं होता था। दिन भर बर्तन बेचकर जो पैसे महेश कमाता था उसी से रात का खाना लेकर आता था। मैं जा रहा हूँ सविता। जा रहा हूँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बड़े दफ्तर जा रहे हो। अरे तुम ऐसा चिढ़ क्यों रही हो? बरसात में घर की छत टपकती है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और दिन भर में एक समय का खाना नसीब होता है और पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रही हूँ। तभी मुन्नी आकर कहती है, पिताजी आज मेरे लिए एक टॉफी लेते आना। हाँ बेटा, जरूर। क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई टॉफी वॉफी नहीं लाने वाले। ये तो खाना ले आए वही बड़ी बात मानो। महेश से और ताने नहीं सुने जाते और वो अपना बर्तन का झोला उठाकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लक्ष्मी माता का एक मंदिर दिखता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त था तो वो वहां रुककर कहता है, हे माँ, ये क्या जीवन है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो चुकी है और मेरी बच्ची को बस मैं झूठी आस देता आ रहा हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति का मुझे कुछ तो फल दे दो माँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और दिन भर बर्तन बेचकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर सविता कहती है, आ गए, आओ आओ, लाओ खाना दो। और हाँ, कल जब बर्तन बेचने जाओगे तो एक बर्तन छोड़ जाना। परसों धनतेरस है,
कोई ना कोई बर्तन खरीदना जरूरी होता है। अब तुम नया बर्तन तो खरीद नहीं सकते। अब ये जो बेचने के लिए लाए हो, इन्हीं में से एक छोड़ जाना। अच्छा, और अगर छोड़ जाऊंगा तो बेचूंगा क्या? अरे हमारे लिए खाना कैसे लाऊंगा? एक बर्तन में कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या पता वही बर्तन बिकने वाला हो और मैं वही छोड़ जाऊं। महेश कोई बर्तन छोड़कर नहीं जाता और अगले दिन भी सारे बर्तन बेचकर खाना लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सड़क किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखते हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी कुछ मदद कर दूं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर महेश को दया आ जाती है और वो अपने हिस्से का खाना उन साधु महाराज को दे देते हैं। वो खाना खाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है बाबा। महेश उन्हें अपनी सारी गाथा सुनाता है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर इस गिलास को मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आज के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। महेश उस गिलास को देखता है। वो देखने में गंदा सा पीतल का ग्लास लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि वो बिना खाना लिए आया है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, सारे बर्तन भी बेचाए और खाना भी किसी को खिलाए। अब ऐसा करो, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी मुन्नी महेश के हाथ से वो गिलास लेते हुए कहती है, अरे माँ देखो, पिताजी ये गिलास लाए हैं। मैं खाने का कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। ये बोलकर महेश खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। इधर सविता मुंह फुलाकर बैठ जाती है